चलिए मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ आप लोगों का। आज का इसका तीसरा क्लास है। प्यारे बच्चों ध्यान दो कि आज जो तीसरा क्लास आप लोगों का है वह एनसीईआरटी के फिजिक्स का 12th क्लास का 12वीं की फिजिक्स चल रही है। और इसके अंतर्गत कल भी इसकी लंबी क्लास हुई थी। आप लोगों का बहुत जल्दी इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेगा और उस चैनल का नाम है यम साइंस क्लासेज यम। आप समझ रहे होंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले जो हम लोग समझना है वह समझना क्या है कि ये जो हम विद्युत पढ़ रहे हैं, कौन विद्युत पढ़ रहे हैं आज इसका जो है पार्ट तीसरा है। बच्चों ध्यान दो, आज जो इसका पार्ट है वह कौन पार्ट है? तीसरा पार्ट है। इसको हम लोग फिलिंग करेंगे। आज जो इसका पार्ट है वह कौन पार्ट है? पार्ट आज इसका जो है तीसरा भाग है। लेकिन तीसरा भाग भी अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए इंट्रोडक्टरी क्लास है कि बच्चे को नई चीज पढ़ने को मिल रही है। स्वाभाविक है थोड़ा बहुत परेशानी होगी ही होगी। सो इसको थोड़ा डीप, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के क्लास अच्छा ढंग से हैंडल कर लेते हैं तो फिजिक्स के सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन होंगे। इस बार तो धमाल मचाया जा रहा है। इस बार तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, सारा के सारा कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न के साथ आपको जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके साथ क्वेश्चन लिख दूंगा कि यहां से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा, यहां से ये ऑब्जेक्टिव बनेगा और यहां से ये क्या बनेगा? सब्जेक्टिव बनेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे? आपके पास अपडेट होंगे, अपलोडेड होंगे। चलो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, आगे की ओर हम लोग कैसे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है विद्युत। हम लोग पढ़ रहे हैं, पता है कौन भी पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत। हम लोग का जो टॉपिक है इसमें है स्थिर विद्युत। अब यहाँ बात समझ में आई क्या सर स्थिर विद्युत क्या हमने अपने जीवन में कभी देखा है? क्या मेरे जीवन को स्थिर विद्युत ने प्रभावित किया है? क्या उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ा है? तो आप अपने जीवन में क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। बच्चे लोगों ने क्लास 8 के साइंस में, 8वां के साइंस में ही सभी बच्चों ने बढ़िया ढंग से पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा होगा इसको आप समझिए। साइंस 8 में ही सभी बच्चों जो है अच्छा ढंग से ये पढ़े होंगे। उसमें ये लिखा गया था कि उसमें भी स्थिर विद्युत की चर्चा है। अब उसमें एक वर्ड और आया है फ्रैंकलिन बेंजामिन की भी चर्चा है। खैर उसकी चर्चा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कंघी कभी किया है बाल में? जो भर दिन में 75 बार करते होंगे। और उस कंघी को क्या करो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े से के नजदीक ले जाओ तो देखोगे कि यह क्या करेगा, कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी ठंडा का मौसम है, अभी बच्चे लोग अपनी जवानी में स्वेटर तेजी से खोलते हैं तो देखेंगे आप उसमें क्या होता है। उसमें आप देखोगे तो चिंगारियां निकलने लगती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? घर्षण हुई। यह भी आपके जीवन का ये महत्व है। किसका? स्थिर विद्युत का। मैं इसे बोल रहा हूं, बता नहीं, आपको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये आपको पढ़ने नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको केवल बता रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे? फीलिंग करेंगे। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल आप लोग के एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल भी होंगे, कुछ अदर भी एग्जाम्पल होंगे जिसको आप लोग देख पाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में बहुत चीजें हैं। आप यहां पर देखोगे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आप यहां पर आपके जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। आपके एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी गलीचा पर तेजी से अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है और लोहा के गेट को छुएगा तो उसके अंदर क्या होगा? झंझनाहट आएगी। उसके अंदर क्या आएगी? झंझनाहट आएगी। अब आपको कुछ और भी इसका एग्जाम्पल बताते हैं। इसकी चर्चा भी आपके पास है। कभी कभी आप देखोगे, मैं इसकी बात लिख देता हूं, कभी कभी अपने आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी तेल का टैंकर, जो पेट्रोल पंप पर तेल लेकर आता है, ट्रक है, टैंकर समझते हो ना, टैंकर, जिसको लोग क्या कहता है? टैंकर कहता है। टैंकर मतलब क्या लेकर आता है? तेल लेकर आता है। समझे बात को? क्या लेकर आ रहा है बच्चों? तेल लेकर आता है। कुछ बातें समझो, आपके जीवन का हिस्सा है। और ये देखोगे तो उस टैंकर में जो ट्रक है, रियल में वो ट्रक है,
उसमें क्या होता है, जमीन में लौटता हुआ, जमीन में सटकर जमीन में क्या है, सटकर सिक्कर लटका रहता है। अब बच्चा कहेगा सिक्कर है, सिक्कर लटका रहता है। कभी कभी सोचोगे कि भाई ये सिक्कर क्यों नहीं मोड़ता है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं रियल में वो घर्षण विद्युत है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं इसी का भाई है घर्षण विद्युत। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं स्थिर विद्युत का, उसी के अंतर्गत क्या आएगा, घर्षण विद्युत। अब देखो टैंकर जो तेल लेकर आता है, जो ट्रक जमीन में, देखो ट्रक जो है ना जमीन में सटकर सिक्कर लटका रहता है। ट्रक के जो है ना जमीन में सटकर सिक्कर जो है ना लटका रहता है, सिक्कर लौटते हुए चलेगा। फिर क्यों चलेगा, तो पहले फीलिंग करो। आप जानते हैं कि टैंकर में क्या है, तेल है। टैंकर में क्या है बच्चों, तेल है। क्वेश्चन भी बना सकता है आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूं जो पढ़ना है सो। टैंकर में क्या है, तेल है। जी सर ये तो तेल है। अगर ये तेल टैंकर में है तो जरा फीलिंग करो कि ये टैंकर में क्या है, आपके पास तेल है। तो फीलिंग ये करना है कि यह तेल जब चलेगा हवा के साथ, हवा के साथ क्या होगा, इसका घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, चिंगारियां निकलेगी। उसमें घर्षण होगा, चिंगारियां निकलेगी। क्या निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी। और उस टैंकर में आग लग जाएगा। टैंकर में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी, लग जाएगी। अब कहोगे कि ये क्यों ऐसा होगा, तो कारण क्या है कि ये घर्षण से कौन उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। और विद्युत से उत्पन्न होगा चिंगारियां। एकदम टेक्निकली बात समझो, चिंगारियां उत्पन्न होगी। चिंगारियां क्या होगी बच्चों, उत्पन्न होती है। अगर उसमें सिक्कर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए बच्चों, सिक्कर लगा दिया जाए। सिक्कर लगाकर क्या किया जाए, जमीन पर, जमीन से संपर्क रखने पर, जमीन से क्या रखने पर, संपर्क रखने पर क्या चिंगारियां उत्पन्न होती है। सिक्कर लगाकर जमीन से संपर्क रखने पर आवेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चली जाएगी। आवेश पृथ्वी में चली जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप जान रहे हैं दुनिया में जितने भी करंट है उस सब का सुरक्षा का उपाय क्या है, केवल पृथ्वी के द्वारा ही आप सुरक्षा कर सकते हैं। कभी कभी घर में वायरिंग होता है तो कभी आप सोचते होंगे कि वायरिंग में 3 गो तार लगता है। हाँ सर जी 3 गो वायर क्यों लगता है, उसका भी जवाब यही है। वहां पर एक तो कभी सुनते हो हाँ भाई गर्म है ठंडा है, 3 फेज है। और एक फेज जो होता है उसे जमीन के अंदर जमीन से कनेक्टेड करा दिया जाता है। किसी कारण से हाई वोल्टेज आया या कहीं शॉर्ट लगा या कहीं करंट लगा तो करंट का फ्लो जो है ना वो करंट से बचने के लिए वो सारे के सारे करंट कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए वायरिंग में 3 फेज में तार होता है, एक जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है कनेक्शन जमीन, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी करंट होगा वो सब पृथ्वी सबसे बड़ा करंट का ऑब्जर्वर है। पूरा करंट जितना है वो हो जाए। अगर तुम्हारे शरीर अगर जब अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, देखो तुम्हारे शरीर के अंदर करंट तब हानिकारक होगा जब फ्लो होगा। अगर तुम्हारा शरीर करंट अगर अर्थ से कनेक्टेड है या फिर कुछ पृथ्वी से कनेक्टेड है या फिर किसी सुचालक से कनेक्टेड है तो स्वाभाविक है आप फीलिंग करते होंगे वैसी स्थिति में आपके शरीर को करंट लग सकता है। अगर आप चौकी में बैठे हुए हैं, रबर की चीज बने हुए हैं, प्लास्टिक है, ये सब का उपयोग कर रहे हैं तो करंट की लगने की संभावना कम है। करंट का जब भी धंधा करो, अगर तुम जीवन के करंट से बचना चाहते हो तो फिर आप अपना प्लास्टिक चप्पल पूरा सेफ एंड साउंड में रहो, गीले जगह से बचो, और नहीं तो बस मामला मोतिहारी चली जाएगी। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़े। टॉपिक नेक्स्ट में आएगा आपका क्या, तो ये करंट आपके जीवन का हिस्सा है। चलो अब तो हर जगह साहब आ गए हैं। अब है घर्षण विद्युत।
एक वर्ड आया है घर्षण विद्युत। ये घर्षण विद्युत का उदाहरण पता है सर जी? मैंने कई उदाहरण बदला। बादल, बादल की चमक, बादल की चमक, बादल चमकती है ना, लाइटिंग होती है रे, ठंडरिंग, ठनका ठनकता, ये सब किसका उदाहरण है? घर्षण विद्युत का। ये सब किसका उदाहरण है बच्चों? घर्षण विद्युत का उदाहरण। एकदम इजी है, कुछ भी जान नहीं, आज का एकदम इजी क्लास है। ये किसका उदाहरण है बच्चों? घर्षण विद्युत का उदाहरण है। अब परिभाषा आएगा कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं के रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को हम लोग कौन विद्युत कहेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। और देखो यहां पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं बच्चों। कौन विद्युत कहते हैं? उसे घर्षण विद्युत। याद रखना, कौन विद्युत कहते हैं हम लोग? घर्षण विद्युत कहते हैं। और ये घर्षण के कारण ये उत्पन्न होता है, ध्यान रखना होगा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? घर्षण विद्युत। अब रही बात कि सर ये जो घर्षण विद्युत है ये कैसे काम करता है, जरा समझिए। मैं आप बता रहा हूं कि घर्षण विद्युत कैसे काम करता है। पहले पहले जो खोज हुआ था ना, फ्रैंकलिन बेंजामिन साहब ने ऐसे ही खोजा था। अब कैसे होता है, अब इसको समझिए। अब यहां पर देखो, लॉजिकली बात समझो। कई चीजें, जैसे मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। एक ए है, दूसरी बी है। अब क्या हुआ, ये वस्तुएं आपस में, यहां पर आपने क्या किया? इसको रगड़ा। रगड़ा मतलब रगड़ दिया, घर्षण किया मतलब रगड़ दिया इसको। तो घर्षण कर दिया तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा, देखो मैंने बता चुका हूं, कुछ भी करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन करेगा। और मैं भी बोला था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः जो होता है वह कौन इलेक्ट्रॉन होता है? पता है आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः जो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, वह कौन इलेक्ट्रॉन होता है? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझो। तो ये घर्षण के कारण इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, किसका? ए के बाह्यतम, ध्यान दो, माने बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, माने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहां चला आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहां आया? बी पर आया। कहां आया बच्चों? बी पर आया। देखो ए के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहां पर आया बच्चों? बी पर आया। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आप इसको ऐसे समझो कि ए में अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, अब क्या हो गया? अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर कितने इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो ये कितने, मान लिया जाए कि अब इसके बाद इतने थे। पहले करंट में समझ रहा हूं, मान लो कि यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहां भी 10 प्रोटॉन थे। अब घर्षण के बाद क्या हुआ? अब घर्षण के बाद जो पोजीशन बन रहा है वह थोड़ा अलग तरह के बच्चों बन रहे हैं पोजीशन। उसके बाद जो पोजीशन बन रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा डिजाइनगर पोजीशन बन रहा है। अच्छा, क्या पोजीशन बन रहा है सर जी? जरा समझो, फीलिंग करो। कि किया है आपने, क्या है इसको? अगर आपको किया है आप, अब क्या होने जा रहा है सर? अब ये होने जा रहा है, बोलो, अब ये होने जा रहा है कि अब यहां पर इन्होंने घर्षण किया। तो मैं ये बोला कि यहां जो घर्षण हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं ठीक नहीं है, सुनो काम 12 लिख देता हूं, क्योंकि 10 तो कक्षा के आधार पर सेट नहीं हो पाता है, छोटी छोटी चीजें को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर मान लो 12 इलेक्ट्रॉन थे और ये 12 प्रोटॉन। आप बात समझो, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस देना है, समझो बात को। अभी घर्षण हुआ तो इलेक्ट्रॉन किधर आया है? ये आया है।
तो अब हमसे तुम प्रश्न पूछोगे कि सर कौन इलेक्ट्रॉन आया है। हमारे बच्चे अभी पूछो क्वेश्चन, हेलो, हम ये क्वेश्चन पूछोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन आया है, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आया है। अब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, याद होगा। थोड़ा मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में 12 है, तो कैसे होगा 2 8 2। 12 होने का मतलब है कैसे होगा बच्चों 2 8 2। समझ में आया। अब 2 8 2 हो गया आपका। अब जरा फिलिंग करो। इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड में भी क्या होंगे, जेड में यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा 2 8 2। ऐसा ही होगा। आप मत समझो किसी को तुम 5 को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप 5 इलेक्ट्रॉन मनमाना ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको पता है कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी बी पर क्या होता है, आता है। ध्यान रखना है आपको, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही कहां पर आता है बच्चों, बी पर आता है। एक एक बात समझो, सभी को नहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, प्यारे बच्चों इसको समझो, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों समझो। यहां पर बाबू सभी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी अब यहां पर होने जा रहा है। यहां पर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 12 प्रोटॉन। वो तो जाया नहीं। फिर यहां क्या हो जाएगा बताइए आप, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर प्रोटॉन कितना आ गया, 12 ही प्रोटॉन रहा। अब जरा समझो, टेक्निकली बात समझो, दोनों में क्या चेंजिंग आया, दोनों में क्या चेंजिंग आया। चेंजिंग क्या आया बच्चों, इसको समझिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां 10 हो गए, प्रोटॉन यहां 12 हो गए। अगर पूछा जाएगा कि सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 10, प्रोटॉन कितने हैं 12। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 14, प्रोटॉन कितने हैं यहां 12। ओके, आप इसके दोनों में फर्क देखते होंगे। आप अब इसके दोनों में क्या देखते होंगे, फर्क देखते होंगे। क्या फर्क देख रहे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, 12 हैं। फिलिंग करो, प्रोटॉन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 है। तो जरा आप इस बात को समझिए, आप लोग इस बात को समझिए, और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। हेलो, हाँ, अरे मैं आप लोगों के लिए अच्छा अगले बार हम करेंगे। सभी बच्चे को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस सभी बच्चे को क्या करने जा रहा हूं, सब बच्चे का प्रतिदिन एक आपका रिकॉर्डिंग होकर आपके यूट्यूब चैनल पर आप लोग फोटो लोड हो जाएगा। जब तक सभी बच्चे, कोई भी तुम्हारा यूट्यूब वीडियो देखेगा तुम्हारा सब का फोटो देखेगा। अब चूंकि हम सीख ले, अगले दिन से होगा। जो भी बच्चे होंगे सबका होगा, थोड़ा फायदा होना चाहिए हेड ऑफिस का। मैं बताऊं आपको, ध्यान दो सही बच्चे को। अब यहां सुनो, कुछ फीलिंग कर रहा होगा तू सब, सर क्या फीलिंग करे, हम तो फीलिंग नहीं करना चाहते। नहीं करो। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है। सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, इसमें 12। बताइए इसमें ज्यादा कौन है, प्रोटॉन। देखो मैं बोला कि कोई वस्तु धनावेशित और या ऋणावेशित होगा, तो ये तुम मत समझना कि अगर निगेटिव है तो खाली में निगेटिव है, नहीं, उसमें पॉजिटिव भी होगा लेकिन तनिका कम होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें पूरा पूरा अवगुण हो, या कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें पूरा पूरा गुण हो। गुण अवगुण सब में है। किसी में ज्यादा गुण हो गया, किसी में ज्यादा गुण हो जाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, थोड़ा उसमें गुण कम जाता है तो विरोध हो जाता है। लेकिन रियल में दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। अंतर है थोड़ा ज्यादा और कम का, बात समझो। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, प्रोटॉन कितने हैं 12, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। यानी ये बच्चे क्या हो गया, धनावेशित। क्या हुआ, धनावेशित क्यों हुआ, तो यहां पर परिभाषा होगा कि इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है, किसकी संख्या बच्चों, प्रोटॉन की संख्या अधिक है किससे, बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। क्या परेशानी है आपको, किसी बच्चे को परेशानी है। अब यहां सर इसको क्या होगा, लेकिन समझो यहां पर जो है, और भी थोड़ा डीप कंसेप्ट में जाना चाहते हो, थोड़ा टेक्निकली समझो। तो ये अगर ए है तो ए पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 2 प्लस हुआ, मतलब ये कौन है, धन आयन, लेकिन है तो आयन।
पूरा आपको जो केमिस्ट्री फिजिक्स का जो क्लास है वो पूरा आयन के पीछे है। जितना तागड़ा तो कंसेप्ट समझेगा ना, क्लास अटेंड करोगे और ये मेरे इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे, बस साइंस हलवा रहेगा, हलवा, कोई जा नहीं समय होगा, और नहीं तो बस बाद में रट भी नहीं पाओगे। हाँ समझो। अब यहां क्या होगा, इन्होंने बी है जी सर, इन्होंने क्या किया है, देखो इसको फीलिंग करो, इसके पास पहले 12 गो था, अब 14 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब सर 2 को क्यों लिया है, जवाब सुन लिया होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अपना मान से 4-5 ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जितना डीप कंसेप्ट पढ़ोगे उतना दिमाग खुलेगा। बच्चों ध्यान दो, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए आप, यहां जो इलेक्ट्रॉन हो गए और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आपका 14 इलेक्ट्रॉन है। आप फीलिंग करो यहां क्या हो रहा है, यहां समझो, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चों, अधिक है। किससे बताओ, प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या से, यानी यहां ये कौन सी होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज होगा, ऋण आयन होगा, ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित, ऋण आयन मत लिखो, ऋण आवेशित। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और मजा आएगा, देखो ऐसे, अब थोड़ा फीलिंग कराता हूं। तुमने देखा है कि धनायन और ऋणायन कौन करा रहा है, इलेक्ट्रॉन करा रहा है। अरे बच्चों धनायन और ऋणायन कौन करा रहा है बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन करा रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको, धनायन और ऋणायन या धनावेशित और ऋणावेशित कौन करा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन करा रहा है। देखो धनायन और ऋणायन का जो केस होगा उसमें आपका क्या होगा, यहां जो है ना मुक्त आयन के कारण होता है, क्योंकि धनावेशित होगा तो यहां में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, थोड़ा अलग चीज है, थोड़ा समझेंगे बाद में। देखो यहां यानी धनायन, धनायन नहीं धनावेशित लिख देता हूं मैं, वो धनायन ठीक नहीं वर्ड होगा। धनायन तो केमिस्ट्री में यूज करेंगे हम लोग, धनायन का यूज हम लोग कहां करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां समझे, यहां ये धनावेशित जो होगा, धनावेशित इसका क्या मतलब हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को त्याग, क्या करता है, त्यागता है। और ऋणावेशित हुआ होगा, ऋणावेशित हुआ होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, ग्रहण करेगा, यानी ग्रहण करता है। आप जरा सोचो कि आना और जाना, मरना और जीना, ये सब इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित होगा। चलो कभी कभी इस तरह का प्रश्न तुम्हारे जेहन में आता होगा कि सर ये कुछ तत्व, जैसे फ्रैंकलिन साहब, बेंजामिन साहब लोगों ने, फ्रैंक बेंजामिन ने आपका एक कंसेप्ट दिया कि भाई देखो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के रोआ से रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ो तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, एक पर धन आवेश होगा, एक पर ऋण आवेश होगा। तो ये बात तो सही है कि आवेश उत्पन्न होगा। ये प्रश्न उठता है कि भाई इस पर धन आवेश हुआ, उस पर काहे नहीं हुआ। ये सारा प्रश्न भी आप लोगों के अंदर आएगा, इसका जवाब भी मैं बहुत जल्दी आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूं। कभी कभी आप लोग एक कार्य फलन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, कार्य फलन, ये सारे टॉपिक आए थे। इसका जो है कैसे कैसे आया है उसको हम बताएंगे। एक लिस्टेड होगा आपका, एक लिस्टेड होगा जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका वो ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन इसके अंदर आता है जो आपको हम समझाएंगे। उसके अंतर्गत ये ध्यान देना होगा कि जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताया है, हाँ, आप एवोनाइट के छड़ से हम ऊन को रगड़ते हैं, लॉजिक समझो, किसका है, एवोनाइट के छड़ से ऊन को रगड़ते हैं। यहां देखो एवोनाइट के छड़ है जी, किससे रगड़ते हैं, ऊन से। ऊन से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, मतलब घर्षण, रगड़ते हैं बच्चों, क्या करते हैं, रगड़ो। तो क्या है, क्या होगा पता है आपको, तो ये रगड़ते हैं ना,
एवोनाइट के क्षार से उनको उनसे रगड़ते हैं तो एवोनाइट पर कौन आता है सर? नेगेटिव। नेगेटिव समझ में आ गया। और ऊन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। ये बात आपको याद करके 2-4 लिस्टेड करना होगा, जो मैं आपके व्हाट्सएप चैनल भेज दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। कौन किसके साथ रगड़ाएगा तो कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने किताब में लिख रखा है कि जिसका कार्य, ये कार्य फलन पर डिपेंड करता है, कार्य फलन पर डिपेंड करता है। रही बात क्या, देखो जो वस्तु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, हमारी बात समझ में आया, वह उतना जल्दी धनायन होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। इसका अब कारण क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, कारण। कारण क्या? एवोनाइट नेगेटिव क्यों हुआ? एवोनाइट ही कौन सी हुआ, कौन चार्ज बताइए? ऋणावेशित क्यों हुआ? जवाब सुनिए, ऋणावेशित क्यों? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, कार्य फलन, वर्ड याद रखना, इन सब पर डिपेंड करता है, कार्य फलन पर निर्भर करता है। अब रही बात कि सर इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्य फलन वर्क फंक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है और कार्य फलन भी पढ़े हैं। वैसे कार्य फलन का टॉपिक आएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसका एक लिस्टेड मैं आपको व्हाट्सएप पर जारी करूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर, कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, जिसे आप याद कर लोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में या फिर पूछा जा सकता है, इसलिए उसे तो आप कंट्रोल करना होगा। चलो प्यारे बच्चे, हमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जी सर बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बुआ, घर्षण विद्युत। धनावेशित और ऋणावेशित कब होगा बुझा गया, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह हो जाएगा धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वह क्या होगा, ऋणावेशित। छोटी छोटी बातें मोटी मोटी ढंग से आप लोग समझिए, इसको हल्का से साइंस को नहीं ले सकते। साइंस जो है साइंस है, एक एक टॉपिक को क्लियर होना चाहिए साइंस में, अन्यथा वो आप लोगों को तबाही मचाएगा बच्चा। ये सब किसी का नहीं है। अब जो है अब यहां पर कुछ चीजें हम आपको समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। समझना यह है कि आवेश का हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आरंभ हो गया है। आवेश के विशिष्ट गुण, पहले समझो, आवेश के विशिष्ट गुण एक टॉपिक आ गया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवेश के गुणों को लिखें, आवेश के विशिष्ट गुण, या ऊपर मैं लिख देता हूं प्रश्न में लिखता हूं बच्चों, ध्यान दो, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, आज से फिर प्रश्न भी चालू बच्चे लोग पूछते हैं कि सर परीक्षा में प्रश्न कथी पूछते तो ना बुझावे ना करिए, हम कथी लिखू बुझा लेंगे, इसलिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव सबको साथ साथ ले चलेंगे। अब प्रश्न क्या होगा, आवेश के गुणों को लिखें, आवेश के गुणों को लिखें, क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि आवेश के गुणों को लिखे, तो लंबका क्वेश्चन हुआ, बड़का में आएगा। और छोटका में क्या आएगा सुनिए, विशिष्ट गुण के अंतर्गत आवेश का पहला गुण क्या है, पहले समझो। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, पहले समझना पड़ेगा। आवेश क्या होता है बच्चों, संरक्षित होता है। यानी कहने का है, पहला कंसेप्ट है आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी आप पहले भी पढ़ चुके हो तुम। ये आवेश संरक्षित होता है छोटा में। आवेश क्या होता है बच्चों, संरक्षित होता है, मैं बता रहा हूं समझो। पूछा जाएगा आवेश का क्या, आवेश संरक्षित होता है। ये सर्वव्यापी नियम है, सार्वभौम, सर्वव्यापी एवं सार्वभौम, सभी जगह लागू है। सार्वभौम, सर्वव्यापी है और सार्वभौम नियम है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है।
यानी किसका आवेश संरक्षित होता है? तो विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम का। क्वेश्चन उठता है कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अब जरा क्वेश्चन पूछ होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। थोड़ा इसको देखो, अब यहां पर एक टॉपिक आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। मैं यहां जो है एक टॉपिक लिखता हूं विलगित निकाय का। विलगित निकाय। सर विलगित निकाय का हमको नाम दिक्कत हो रहा है। विलगित निकाय का सर, विलगित निकाय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश कंजर्व्ड होता है, दाम संरक्षित होता है। बहुत सारा प्रश्न इसके अंदर आएगा, सारा प्रश्न आएगा, तो मुझे कुछ समझाइए, मैं थोड़ा कम जान रहा हूं तो टेंशन लेने का नहीं रही। चलो आप समझो कैसे आएगा। सो देखो मैंने लिखा, मान लो कि यह आवेश ए है और ये क्या है? पी है। फीलिंग करो, साइंस को फीलिंग करो। अब ये सब एक दूसरे के अलग है। एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये विलगित क्या है? विलगित मतलब हुआ कि जिसको कोई बाहरी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अलग थलग तुम्हारे गांव में कोई आदमी हो तो गांव में अलग कुटिया बना कर रहता है, न माधो को लेना है न उधो को देना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, विलगित निकाय। समझ में आया? आप विलगित निकाय परिभाषा बना देता हूं। विलगित निकाय वह निकाय जो बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, माने बाहर से कोई मतलब ओकरा नहीं है, वह विलगित निकाय कहलाता है। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सब पढ़ के लोग IITN होता है, साइंटिस्ट होता है, इसरो में रिसर्च करता है, अमेरिका में नासा बनता है, सुंदर पिचाई जैसे लोग बनता है। इसको हल्का से नहीं लो, जो जितना जानेगा उतना सानेगा, यही बात है बहू। कितना पढ़ोगे? साइंस पर एकदम पकड़ बनाओ और साइंस से मोहब्बत करो। आप मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारे सामने कोई नहीं होगा। ए और प्यारे बच्चों पी हुआ। अब सुनो, विलगित निकाय है सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके आवेश जो होंगे वह संरक्षित होंगे, न इसमें आवेश घटेंगे न आवेश बढ़ेंगे, न आवेश घटेंगे न आवेश क्या होगा? बढ़ेंगे। यानी ध्यान रखना है कि आवेश जैसे मान लिया जाए यहां पर 10 कूलॉम का आवेश है, बात समझ में आया? और यहां समझो, अब यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर -15 कूलॉम का आवेश है, तो आप देखोगे तो इस पर कितना आवेश आ रहा है? 5 आवेश क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यानी ये कौन आवेशित होगा? ये कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। तो अगर ये विलगित निकाय है तो मान के चलो ये एनी टाइम ऋण आवेशित होगा, जब तक कोई उसके बगल में टच नहीं करेगा, कोई बाहर से कनेक्टेड नहीं करेगा तो आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। विलगित मतलब ये मत समझा कि शटल खाई ना रहे, बिना शटल में भी आवेश चलता रहता है बच्चा, बिना शटल भी रहेगा तो यो आवेश का ट्रांसफर होता रहता है, आवेश में चेंजिंग होता है, जिसको इंडक्शन कहते हैं। उसे करंट का जो वह पढ़ाएंगे, चार्जिंग ऑफ पदार्थों का आवेशन की विधि पढ़ाएंगे, उसमें आएगा आपको, मोटी मारी समझो। इसका कुछ किताबों ने 1-2 समीकरण भी दे रखा है, कुछ किताबों ने क्या दे रखा है? 1-2 समीकरण भी दे रखा है। खैर मैं इसकी चर्चा करता हूं। यही पैटर्न यहां भी लागू होगा, इसमें कुछ भी परेशानी आपको नहीं, एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई जान इसमें नहीं, एकदम हल्का है रे, हल्का। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है उसके अंतर्गत आवेश का 1-2 समीकरण दिया गया है। अब मैं उस समीकरण को बताता हूं, पहले क्या बता रहा हूं समीकरण को, फिर मैं तुमको उस समीकरण के बारे में कुछ समझाता हूं। वैसे इस समीकरण ना भी लिखोगे तो कोई परेशानी परीक्षा में नहीं होगी, ठीक है? यानी अब बहुत सारा रिसर्च आ चुका है, ब्रह्मांड का जो टोटल एनर्जी है वह कंजर्व्ड है, उसी तरह ब्रह्मांड का जो टोटल चार्ज है वह भी क्या है बच्चों? संरक्षित है। ब्रह्मांड के संपूर्ण आवेश क्या है? संरक्षित है। यानी समझ में, यानी आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा कांस्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। यानी अगला टॉपिक में आएंगे तो ये ब्रह्मांड आप देख रहे हैं ना, ब्रह्मांड समझे ना,
ब्रह्मांड का, देखो यहां पर संपूर्ण आवेशों का बीज गणितीय, क्या बात है सर जी, बीज गणितीय योग प्यारे बच्चों क्या है, शून्य है, शून्य है। यो चलेगा सर, नहीं तो शून्य से भी अच्छा डिजाइन से लिख दो, शून्य है या नियत है। वाह वाह वाह, हमको तो जानना है सर, शून्य है या नियत है, लॉजिक समझो, नियत है, ये बातें समझो। ब्रह्मांड का संपूर्ण आवेशों का कौन चीज है रे, बीज गणितीय योग, बीज गणित वाला जोर। जोर का क्या मतलब हुआ बचवा समझो, यानी मतलब हुआ कि आप पूछा जाएगा कि यहाँ 10 क्या है, अगर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 हुआ, 10 कूलम आवेश है, और यहां पर क्या है, और यहां पर क्या होगा, 10 कूलम आवेश है। तो टोटल आप जोड़ोगे तो 10 कूलम माइनस 10 कूलम इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट है। वर्ल्ड का जितना भी है, अगर इसी तरह जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके आवेश क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, उसके आवेश क्या है, संरक्षित है ना, उसके आवेश घटेगा ना बढ़ेगा। तो पूरे ब्रह्मांड में जितना चार्ज है, चार्जों का टोटल योग, बीजगणित का योग, जितना प्लस है उतना माइनस है, ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद आपको क्या आएगा, 0 आएगा या कांस्टेंट आएगा। कहने का सेंस है यही बात, कौन है, आवेश के संरक्षित का नियम लागू होता है हमारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में भी, सभी जगह आवेश के, अगर कोई न्यूट्रल अवस्था में है तो आवेश का संरक्षण का नियम लागू होता है न्यूट्रल अवस्था में। और लगता तो सब जलेगा, तुमको आवेश न्यूट्रल अवस्था में है तो आपको फीलिंग हो जाएगा, न्यूट्रल अवस्था में है तो क्या होगा, फीलिंग हो जाएगा कि भाई उदासीन है। उदासीन का सीधा मतलब है कि जितना पॉजिटिव होगा उतना कौन चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? एक दो क्वेश्चन और भी है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, जितना 2 नंबर दी पूछेगा भी नहीं, आपको 2 नंबर क्वेश्चन जो है पूछेगा कि आवेश के 2 गुणों को लिखिए, तो ये वो गुण लिख दिए। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, एक टॉपिकली क्वेश्चन आएगा जो सबसे आवेश इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। इस पर न्यूमेरिकल बनने जा रहा है, बहुत न्यूमेरिकल बनेगा, और मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि तुम 1 गिलास पानी पी तो तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना प्रोटॉन रहता है, और कितना उसमें आवेश रहता है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, तुम्हें कितना आवेश है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है। बात समझ में आई बात को? ये टेक्निकली बातें समझा करो, ये बस साइंस तो जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा। एक वर्ड आएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई एक क्वेश्चन बनाएगा, आपको स्पेशल क्वेश्चन बनाएगा, आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन। आवेश का क्या होगा, क्वांटाइजेशन, वर्ड सुनिए, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण। क्या बात है सर जी, आवेश का क्वांटमीकरण, लॉजिक समझो। अगर हमारे प्यारे बच्चों को ये सब नहीं याद होता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हमारे एक प्यारे बच्चे गजाले बाबू हैं, इनको मैं बता रहा हूं, चार्ज के लिए प्लस माइनस, यानी आप इतना याद रखना है आपको, आवेश का क्वांटमीकरण के लिए क्या नाम याद रखना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस, यानी आवेश का क्या है, क्वांटमीकरण है। यानी क्वांटम तुम समझते हो, फीलिंग करे होगे कि जो एनर्जी के जो पार्टिकल होता है, किसी भी पदार्थ से जो एनर्जी निकलेगा, अरे मैक्स प्लांक के सिद्धांत पढ़ा होगा 11th के केमिस्ट्री में, वो में ये पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ जो होता है वह एनर्जी को लेता है ग्रुप में और छोड़ता है ग्रुप में, इसी का नाम क्वांटम है। यानी ये भी बोला कि देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, रखने के लिए कुछ रख ले बहू, लेकिन बड़ी बातें बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। जैसे आपने कभी कहा सर मुझे वो बिस्कुट दीजिए, क्या दुकानदार वो बिस्कुट देता, फर्क नहीं, डिब्बा देता है। उसी तरह क्वांटम जो एनर्जी जब भी आवेश का जो होगा ट्रांसफर होगा या होगा, वो क्वांटम फॉर्म में होगा। एगो आवेश, 2 आवेश, जैसे वो बिस्कुट नहीं देगा तुमको। कभी आप बिस्कुट खरीदने गए हो तो कहेंगे रे वो बिस्कुट दो, तो कहना पूरा पार्ले जी ले। उसी तरह आवेश जब भी कोई ट्रांसफर होगा तो क्वांटम फॉर्म में होगा, दैट मींस ग्रुप में होगा, पैकेट्स में होगा। कैसे होगा ये क्वांटम, किसमें ट्रांसफर होगा, पैकेट्स में होगा, याद रखना, सीधा 1 2 नहीं होगा।
इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। देखो तुम जो ये पढ़ रहे हो ना, ये बहुत सूक्ष्म लेवल का है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। इसको देखना समझने के लिए तुम्हें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी करना होगा। ये क्वांटम का केस है, एकदम छोटा से छोटा, थोड़ा बहुत तो कल्पना ही लगता होगा ना आपको, है भी रियल में तुम नजर पड़ता होगा। जो दिखाई नहीं पड़ता तो कल्पना ही तो है, जो दिखाई नहीं पड़े उसको क्या बोलोगे बच्चों, कल्पना ही तो है। चलो अब यहां पर, यहां समझिए आवेश के बारे में कुछ चीजें और पढ़ चुके हो। आवेश का जो है हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश में कुछ चीजें टेक्निकली भाषा बोलेंगे। आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है, आपका मूल आवेश है। वो है कौन आवेश है, मूल आवेश है। पूछा जाएगा आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है, आपका मूल आवेश है। अब यहां समझिए टेक्निकली वर्ड सब समझते चलेंगे। ये Q क्या है, आपका आवेश है, लॉजिक समझो। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आप लोगों ने पढ़ा होगा जी सर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलो यान क्या है, यान जो है आपको ध्यान देना होगा, यहां प्लस माइनस लिखा है तो यान हम लोग लिखेंगे। समझो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने प्लस माइनस का मतलब समझाओ, साइंस है, प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, प्यारे बच्चों ये बात समझो, प्लस कब क्या होगा और माइनस कब होगा। तो ये जो यन जो तुम देख रहे हो वो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जानते हो ना, -1 2 से लेकर 0 1 2 माने बटा उटा में नहीं हो, डायरेक्ट हो। कहां हो बचवा, डायरेक्ट हो। यान कौन संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। यान कौन संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। अब यहां समझो, तो अब यहां जो है, अब यहां समझ गया। तो ये आपको कोई पूछेगा कि सर आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो इतना बात है जरूर याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखोगे बच्चों, एन ए प्लस माइनस एन ई। यानी अब तुम हमारी बात सुनो बच्चों, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, अब ये बातें समझो। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि टेक्निकली बात समझो। आवेश की छोटी सी छोटी इकाई, हमारी बात समझो, आवेश की छोटी सी छोटी इकाई कौन है, ई है। ई का मतलब क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन। जी सर, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, आपको मैंने पहले भी लिख चुका हूं, -19 कूलम। अरे इलेक्ट्रॉन है दिया, माइनस दे दो, वो टेंशन चलेगा। अब जरा फीलिंग करो, अब मैं बता रहा हूं। और ये फॉर्मूला कहां लागू होगा, कंफ्यूज मत रहो बच्चा। आवेश का जब आदान प्रदान होगा तब लगेगा, यानी किसी को आवेश देना होगा या लेना होगा तब होगा, रखने के लिए लागू नहीं होगा। बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, डीप कंसेप्ट बता रहा हूं, ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, जी मेंस का क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला सर कहां वैलिड है, ये फॉर्मूला कहां वैलिड है। ध्यान दो, ये फॉर्मूला आपको, अगर ये फॉर्मूला आपको आवेशों के आदान प्रदान के लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, आवेशों के आदान प्रदान के लिए है। आवेशों के आदान प्रदान, आवेशों के आदान प्रदान, बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आदान प्रदान में चलेगा। कहां चलेगा, आवेशों के आदान प्रदान में चलता है, याद रखो। ये आवेश की छोटी छोटी इकाई है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो आवेश के आदान प्रदान में चलता है। रखने के लिए तो रख सकता है, लेकिन देना लेना जब भी होगा, तो जैसे तुम दुकान में जाते हो बिस्कुट खरीदने तो डिब्बा दे देता है, रखने के लिए तुम 5 डिब्बा खुल्लो रख सकते हो बिस्कुट, लेकिन खरीदने के लिए तुमको डिब्बा ही देना होगा, या तो बेचना भी होगा तो डिब्बे में बेचना पड़ेगा। उसी तरह आदान प्रदान में फॉर्मूला चलेगा। ये बात दिमाग से हटा दो कि तुम जो है उसको रखने के लिए रख सकते हो, रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन लेन देन में आवेश का क्वांटमीकरण फॉर्म ही चलेगा। हमारी बात हम जेहन में नोट कर लो, घर पर इस वीडियो का आज तो कल में अपलोडेड हो ही जाएगा, 3 बार 4 बार देख लो कि लाइफ टाइम याद रखना हो जाएगा।
और लाइफ टाइम जब साइंस शुरू में आएगा तब ये बाद में आएगा, नहीं तो थोड़ी आएगा। शुरू में जो बच्चे कंसेप्ट समझ लेता है उसको बाद में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण सिद्धांत है उसको जो है अब यहां जो है, अब यहां मैं बता रहा हूं, अब इसी को मैं एक दो डिफिनीशन लिखता हूं, उसके बाद इस क्लास को, आज का क्लास को हम आप लोगों को क्लोज करेंगे। पहले हम देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। यहां पर ध्यान देना होगा, किसी भी वस्तु पर आवेश का लॉजिक समझो, किसी भी वस्तु पर किसका बच्चों, आवेश का, किसी भी वस्तु पर जो हमारा आवेश है, आवेश का क्या होता है, आदान प्रदान, आवेश का आदान प्रदान, याद रखना, मैं लिख दिया है आदान प्रदान, ध्यान रखना कैसे होता है आदान प्रदान। हमेशा बहुत सारी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणक के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के कैसा होता है, पूर्ण गुणक के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है, ध्यान रखना। एक कुछ किताबों ने इस बात को नहीं लिखा है, वो आदान प्रदान नहीं लिखा है, उन्होंने कुछ किताबों ने लिखा है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। यानी वह लिखता है किसी भी वस्तु पर, एक भी वर्ड रखा है, आदान प्रदान को हटा रखा है, यानी किसी वस्तु पर आवेश हमेशा किसी, यहां पर और भी लिखा गया है, एक टॉपिक यहां से उठा लिया गया है, यहां भी है, चलो ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि सर इसको थोड़ा डीप में पढ़ाइए, अब समझो डीप का कंसेप्ट। किसी वस्तु पर आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। अब रही बात कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण गुणांक हो रहा है क्वांटमीकरण, उसमें फिर डीप पे जाइए हम लोग, तो वहां पर एक दो डिफिनेशन और बना रखा है कि क्वांटम मतलब होता है कि सतत, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, रुक रुक के होगा। जैसे मैं बताया ना कि जैसे मोटरसाइकिल में धुआं कैसे फेंकता है, वो कौन जी, वह भी क्वांटम है, वो भी कौन फॉर्म में है आपका, क्वांटम फॉर्म में। अच्छा, और हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दो, ये ध्यान दो हमेशा, आवेश की प्रकृति, आवेश की इस प्रकृति को, इस प्रकृति को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा इस पर, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ध्यान रखना होगा, आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी कि यहां क्या होगा, यहां आवेश का क्या होगा, आपको आवेश का कौन सी होता है, क्वांटमीकरण भी हम लोग कहते हैं। अब आप ध्यान दो, एक बात और समझो, आदान प्रदान या रखना, याद और मैं जोर देता हूं बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, रखना हो या आदान प्रदान करना हो, हमेशा इसी रूप में होगा। अब सुनो यहां पर, अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, Q बराबर, कोई कहेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कभी भी आंसर में नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई पूछेगा, आप पूछेगा Q बराबर 3/2 इलेक्ट्रॉन होगा, नो, ये फॉर्म कभी नहीं होगा, हमेशा कौन होगा, Q बराबर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी यहां पर संख्या होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, संख्या होगा, n का मान होगा, पूर्णांक संख्या तो समझिए गए होंगे, माइनस में होगा, डॉट 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 -3 -5 इसे हो सकता है अगर वहां, या फिर यहां पर 0 1 2 3।
अगर वहां पर मैंने पिछला अगर आपने यहां लिख रखा है माइनस लिखा है, तो यहां मेरे हिसाब से यहां पर हमेशा ध्यान रखना होगा, पूर्णांक तब नहीं लिखना पड़ेगा, पूर्ण गुणांक लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, पूर्ण गुणांक, चलो ठीक, चलेगा भी। हाँ, तो ये आपके क्या हुआ, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। ये कभी क्वेश्चन में पूछा जाए क्या आवेश इतना संभव है, क्या आवेश ये संभव है, उत्तर नहीं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, मैंने बहुत डिटेल समझाया आपको। मैंने किसी वस्तु पर आवेश का आदान प्रदान या रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। आवेश के इस प्रकृति को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब इस पर क्या होगा, अगले दिन इसमें न्यूमेरिकल होगा, जिसमें बताएंगे कि आप जो पानी पीते हैं, एक गिलास तुम्हारे पानी में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना आवेश है, ये सब के सब आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आप निकाल भी पाइएगा किसी वस्तु का, ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन क्वेश्चन होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठेगा, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठेगा। इस टाइप अगर क्वांटम का कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहां से उठेगा, क्या ये आवेश संभव है, नो। क्या ये आवेश संभव है, नो। आज और भी कुछ चीजें पढ़ानी थी, कल भी इस विशेष चर्चा करूंगा। फिर तब तक के लिए मैं अनिल सर, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स का क्लास आज दूसरा दिन, तीसरी दिन की क्लास थी, इसे मैं क्लोज करता हूं अभी। थैंक यू ऑल।